नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर हार के बाद सत्ता से बेदखल किए गए। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की शुरुआत। निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की कीमतें घटकर ₹225 प्रति टीका हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात $50 अरब के पार। भारत ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे ताल्हा सईद को आतंकवादी घोषित किया। रामनवमी का पर्व आज समूचे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर के संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। ग्लासगो में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार मिक्स्ड और महिला डबल्स खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए हैं। 342 सदस्यों की नेशनल असेंबली में प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। मतदान शुरू होने के कुछ ही क्षण पहले नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया। मतदान के दौरान सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य उपस्थित नहीं थे। नेशनल असेंबली की कार्यवाही के संचालन के लिए स्पीकर का दायित्व संभाल रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अयाज सादिक ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित किए जाने की घोषणा की। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. मतदान आधी रात के करीब हो पाया। इससे पहले सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। परिणामों की घोषणा के बाद अयाज सादिक ने संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शाहबाज शरीफ को सदन को संबोधित करने का मौका दिया। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से पद से हटाया गया है। खबरों के अनुसार नए प्रधानमंत्री का फैसला आज हो सकता है। निजी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के वे सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, वे एहतियाती डोज के पात्र होंगे। ये सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। अब तक देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के आबादी में से लगभग 96% को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि इसी आबादी में से लगभग 83% को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 2.4 करोड़ से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या समूह को एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों को भी पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसे और तेज किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि आज से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को एहतियाती खुराक लगेगी। आज से एहतियाती डोज कोविड-19 वैक्सीन की सब वयस्कों के लिए लागू हो रही है। जो वैक्सीन आपको पहले मिला है, कोवैक्सीन मिला है तो कोवैक्सीन लगाइए, कोविशील्ड मिला है तो कोविशील्ड लगाइए। दूसरी बात याद रहे कि ये एहतियाती डोज तब लगनी है जब आपका दूसरी डोज से लेके अब तक 9 महीने पूरे हो जाए। तीसरी बात कि अगर इस पीरियड में किसी को कोरोना हो गया तो ये ख्याल रहे कि उसकी रिकवरी, जब आपको कोरोना हुआ है उसके 3 महीने पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही लगवाइए।
सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मूल्य में भारी कमी की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने निजी अस्पतालों के लिए प्रति टीके की कीमत 600 रुपये से कम कर 225 रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को एहतियाती टीके लगाने के केंद्र के फैसले की सराहना की। भारत बायोटेक की सह संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने टीके का मूल्य निजी अस्पतालों के लिए प्रति खुराक 1200 रुपये से घटाकर 225 रुपये कर दिया है। देश में कोविड टीकाकरण 185 करोड़ 68 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। कल 12,55,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर कड़ी निगरानी बनाए रखने और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो रोजाना अधिक संख्या में नए मामले दर्ज कर रहे हैं। मंत्रालय ने नए कोविड मामलों के समूहों की निगरानी करने और उच्च सकारात्मकता दर्ज करने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त परीक्षण पर जोर देने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण पर जोर देने की सलाह भी दी गई है। पत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को सख्त निगरानी बनाए रखनी चाहिए और संक्रमण के किसी भी उभरते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। कोविड महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में $50 अरब को पार कर गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने $25 अरब 60 करोड़ के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद का निर्यात कर इतिहास रचा है। देश के $50 अरब के कुल कृषि निर्यात का ये 51% है। इसके अलावा प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने तय $23 अरब 70 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को भी पार कर लिया है। प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2021-22 में $25 अरब 60 करोड़ राशि का कृषि निर्यात किया। वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय के आरंभिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर $50 अरब 21 करोड़ तक पहुंच गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर एम अनगामुथो ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में मदद के लिए निर्यात की अच्छी संभावना वाले 50 कृषि उत्पादों की रूपरेखा तैयार की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. पॉल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23421230 और 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। हाफिज तलहा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद का बेटा है।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि हाफिज तलहा भारत में लश्कर ए तैयबा के हमलों की साजिश, आतंकवादियों की भर्ती और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि वो पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के विभिन्न ठिकानों पर दौरा करता रहा और अपने भड़काऊ भाषणों में भारत, इजरायल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद के लिए उन्हें उकसाता रहा है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरि ध्यान धरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रामनवमी भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान राम सदाचार, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। श्री नायडू ने कहा कि भगवान राम का जीवन लोगों को महान आदर्शों और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री मोदी ने भगवान श्री राम की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के अवसर पर जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर के 14वें संस्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2008 में इस मंदिर का उद्घाटन श्री मोदी ने उस समय किया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के अवसर पर जूनागढ़ में गठीला में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिन समारोह को संबोधित करेंगे। यह मंदिर का उद्घाटन भी श्री मोदी ने वर्ष 2008 में किया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुझावों के बाद इस मंदिर ने अपनी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। अब यह मंदिर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन कर रहा है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करता है। उमिया माता को गुजरात में कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी माना जाता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर हार के बाद सत्ता से बेदखल किए गए। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की शुरुआत। निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की कीमतें घटकर ₹225 प्रति टीके की हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात $50 अरब के पार। भारत ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे तालहा सईद को आतंकवादी घोषित किया। रामनवमी का पर्व आज समूचे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर के संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। ग्लासगो में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने मिक्स्ड और महिला डबल्स खिताब जीत लिए हैं और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पुणे में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MKI उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिछले 15 दिन के दौरान विभिन्न क्षमता वाले कुल 24 रॉकेट दागे गए। इन परीक्षणों के साथ EPRS की तकनीकी दक्षता का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब उद्योग भागीदार रॉकेट सिस्टम निर्माण श्रृंखला के लिए तैयार हैं। पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है, जिसमें DRDO की पुणे स्थित एक अन्य इकाई उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मदद की है। DRDO के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने रिकॉर्ड समय में उड़ान परीक्षणों को पूरा करने के लिए टीमों को बधाई दी है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल शाम नई दिल्ली में ललित कला अकादमी दीर्घा में 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कमानी सभागार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता प्रदर्शन उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। श्री रेड्डी और सुश्री लेखी ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। श्री रेड्डी ने कहा कि इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ललित कला अकादमी ने आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दीवारों पर चित्रकारी की योजना बनाई है। सुश्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कलाकार विश्व को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है और ये केवल कलाकार के पास होती है। ये कला उत्सव 11 दिन तक चलेगा। उत्सव में देश की संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, जनजातीय और कठपुतली कला शैलियों का प्रदर्शन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगा। मंत्रालय ने पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव विषय पर विशेष सप्ताह के लिए सम्मेलनों की श्रृंखला तैयार की है। इनमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी हितधारकों के विचार, तकनीकी प्रयास, सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचारों के तालमेल पर विचार विमर्श होगा। सप्ताह भर के आयोजन की शुरुआत कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन के साथ होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है।
बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनम वंदे मातरम, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्रनाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमन लाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए। 1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। सीवाई चिंतामणि 1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इस वर्ष 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की अनुमति दी जाएगी। हज यात्रा पर जाने वालों का पूर्ण टीकाकरण जरूरी है और उनकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। सभी हज यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी।
भारत ने पहली बार विश्व डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में मिक्स्ड और महिला डबल्स के खिताब जीत लिए हैं। भारत की दीपिका पल्लिकल ने मिक्स्ड डबल्स में सौरभ घोषाल और महिला डबल्स में जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में दीपिका और सौरभ की जोड़ी ने इंग्लैंड के एडेन वॉलर और एलिसन वॉटर्स की जोड़ी को 11-6, 11-8 से हराया। इसके बाद पल्लिकल और जोशना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड की साराह जैन पेरी और एलिसन वॉटर्स की जोड़ी को 11-9, 4-11, 11-8 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सूर्य कुमार यादव के नाबाद 68 रन की मदद से 6 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में बैंगलोर ने अनुज रावत के 66 और विराट कोहली के 48 रन की मदद से 18 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया था। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ब्रैडबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स शाम 7:30 बजे मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेगी। और अब मौसम। दिल्ली में दिन में गर्म हवाएं चलेंगी। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में तापमान 9 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, आइजॉल, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। अगरतला में बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज अधिकांश अखबारों ने पड़ोसी पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल को अपने आकलन के साथ सुर्खियों में दिया है। नव भारत टाइम्स लिखता है, अविश्वास की गुगली में फंस गए इमरान। जनसत्ता के शब्द हैं, सत्ता से बेदखल इमरान। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, आधी रात तक चला सियासी ड्रामा, प्रस्ताव के पक्ष में केवल 174 वोट। अमर उजाला लिखता है, हार के बाद इमरान ने देर रात पीएम हाउस छोड़ा। कैबिनेट की आपात बैठक, समूचे पाकिस्तान में हवाई अड्डा अलर्ट। पुलिस की छुट्टियां रद्द की गईं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पाकिस्तान में सड़कों पर उतरी सेना। लोकसत्य की खबर है, पोखरण परीक्षण रेंज में कल पिनाका MK1 अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली के अंतर्गत 24 रॉकेटों का सफल परीक्षण किया गया। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के इस अहम फैसले को भी अधिकांश अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके के दामों में भारी कमी। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, टीके की कीमत ₹225, सरचार्ज अलग से। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एहतियाती खुराक में वही वैक्सीन जो पहले लगी थी। लोकसत्य की खबर है, अचानक कोरोना मामलों में बढ़ोतरी से 5 राज्यों में अलर्ट। प्रतिदिन संक्रमित मामलों की संख्या में वृद्धि, लेकिन अब भी एहतियात जरूरी। जनसत्ता ने मुखपृष्ठ पर खबर दी है, टोरंटो में 21 वर्षीय भारतीय छात्र को सबवे स्टेशन द्वार पर अकारण गोली मारी। राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका और कुछ अन्य अखबारों ने निर्वाचन आयोग के सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी देने की खबर दी है कि लुभावने वादों पर दलों की मान्यता रद्द करने का कानून नहीं है। रामनवमी के पर्व पर अधिकांश अखबारों ने शुभकामनाएं देते हुए रविवारी परिशिष्ट में विशेष जानकारी पूर्ण आलेख दिए हैं। नव भारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, अप्रैल के शुरू में 72 साल का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। दिल्ली में तापमान 43 से ऊपर दर्ज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर हार के बाद सत्ता से बेदखल किए गए। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की शुरुआत। निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की कीमतें घटकर ₹225 प्रति टीका हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात $50 अरब के पार। भारत ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे ताल्हा सईद को आतंकवादी घोषित किया। रामनवमी का पर्व आज समूचे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर के संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। ग्लासगो में वर्ल्ड डबल्स
स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार मिक्स्ड और महिला डबल्स खिताब जीत लिए हैं और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पुणे में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।